भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी स्टेट में कोई इलेक्शन नहीं हारी है। उन सीटों पर भी लगभग जीत जा रही है, लगभग सुपला साफ कर दे रही है जो सीटें रिजर्व हैं कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठा है। तो इलेक्शन कमीशन 2027 के चुनाव में निष्पक्ष होगा, इसकी क्या गारंटी है? आप आश्वस्त हैं कि 27 में आप आ जाएंगे सत्ता में? निश्चित रूप से पीडीए में क्या ओवैसी को जगह नहीं है? ये चंद्रशेखर भी है, जी उनको जगह नहीं है पीडीए में? नहीं, आपने जो महिला एलिगेशन की बात की है तो ये तो आपका इशारा एक पर्टिकुलर एक शख्स की तरफ जा रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहा है आपका। जितने बी टीम के लोग हैं वो एक्सपोज होने वाले हैं। तो बी टीम में कौन कौन है आपके मुताबिक? अच्छा, आप बताइए, अब दलितों का लीडर कौन है, चंद्रशेखर या आकाश आनंद? देश में जो बंगाल का चुनाव था वो तो बीत चुका है। बंगाल के चुनाव के साथ साथ में अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं इंडिया के भविष्य को लेकर। इंडिया भारत नहीं बल्कि इंडिया वो जो विपक्ष ने बनाया था उसको लेकर अब सवाल निशान लग गए हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी जीत चुकी है और इसके साथ ही तमिलनाडु में इंडिया अलायंस टूट चुका है। इस तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे हम। हमारे साथ में है जस्टिस मनोज कुमार, नगीना लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, 2024 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और अभी फिलहाल जो 27 की तैयारी है उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे कि 27 का जो भविष्य है उसमें इंडिया का भविष्य क्या है, कि 27 का जो चुनाव है उसमें इंडिया का भविष्य क्या नजर आ रहा है और ये जो चुनाव नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ने जा रहा है। 27 की जो तैयारी, एक तरफ इंडिया है एक तरफ पीडीए है, पीडीए और इंडिया एक हैं, ये दोनों एक रहेंगे 27 तक या इनमें भी टूट हो जाएगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल सर आपसे ही, सर कैसे देखते हैं इन चुनावी नतीजों को, जो चुनाव नतीजे आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जो 5 राज्यों के चुनाव अभी आए हैं उसमें जो सबसे बड़ी बात जनता के बीच में आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी को लेकर है, उसकी निष्पक्षता को लेकर है और जिस तरीके से वोटिंग से पहले वोटों का डिलीट कर जाना, उसके बाद न्यायालय में उसके बारे में पिटीशंस ले आना, पिटीशंस का खारिज होना, पिटीशंस का कुछ कंडीशंस के साथ ऑर्डर पास होना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कंडक्ट जो है रूल्स, उसके वायलेशन में तमाम 10-10 हज़ार रुपये कई हज़ार और लाख महिलाओं के खातों में डाला गया दौरान चुनाव, जबकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट इस पे जजमेंट है, उसके बाद उसको वायलेट किया गया, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा न लिया जाना, जनता के बीच में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें चुनाव का अपना एक अहम है, 1 मैन 1 वोट, यही हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी और प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया था। 27 लाख वोट जो कटे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का इस समय जजमेंट आना कि उसको बाद में हम लोग देखेंगे या बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा, यह एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ है। और जब जब लोकतांत्रिक प्रणाली की बात होगी यह जजमेंट याद किया जाएगा और जो माननीय न्यायमूर्ति जो जजमेंट इस तरीके के दिए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो भी याद किए जाएंगे। जो चुनाव हुए हैं निश्चित रूप से इसमें ग्रॉस वायलेशन हुए हैं और जो इलेक्शन की धारणा है इस देश में लोकतांत्रिक सिस्टम में जहां संविधान लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट। अभी हम ईवीएम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए जो कई देशों में जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है और बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में उस तकनीकी पद्धति से आज भी ये भी एक बहुत बड़ा विषय जनता के बीच में ग्रास रूट लेवल पर है जो प्रत्येक बूथों पे देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से फ्री और फेयर जो होना चाहिए था, तमाम इंसिडेंट्स, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मीडिया के जरिए जो सूचनाएं जनता के बीच में आई हैं, पॉलिटिशियंस के जरिए आई हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी और उनके विपक्षी, कहीं पर भी जो फोर्स का यूज़ हो रहा है इस देश में वो उनके खिलाफ किया गया। एक भी रिपोर्टेड इंसिडेंट इस तरीके से नहीं आ रही हैं जो सत्ता पक्ष, जो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कि उनके पॉलिटिशियंस को
जो तमाम संगठन उनके साथ जाकर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिससे कि कोई हताहत हुआ हो, कोई रिपोर्ट्स दर्ज की गई हो। और इस चुनाव में जो हेट्रेड की इंतहा कर दी गई थी, जो हेट्रेड की स्पीचेज हैं, उसकी इंतहा हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन सभी पर आंख मूंद कर सोया हुआ नजर आया है। सर, इतनी सारी कहानी बातें आप बता रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठा है, तो इलेक्शन कमीशन 2027 के चुनाव में निष्पक्ष होगा, इसकी क्या गारंटी है? और इसके साथ ही जो आप पीडीए बनाया है आपकी पार्टी ने, उसका क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? देखिए, देश में जो भारत का संविधान लागू हुआ, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए रहा। उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सिख समाज, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय समाज है इस देश का, किसान है, गरीब है, महिलाएं हैं, तमाम वीकर सेक्शंस के लोग, उसको प्रोटेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये और जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनको एक समानता के पटल पर ले आता है। पीडीए का कॉन्सेप्ट किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। ये उन आवाज़ों को बुलंद करता है जो हजारों साल से जिनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज़्यादती हो रखा है, और जो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। इसलिए एक राजनीतिक रणनीति के तहत, चूँकि वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट है, उसको एक पटल पे ले आया गया है। भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है, मेजॉरिटी है, वो पीडीए समाज की है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी फंक्शनिंग निभा रहा है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, वो कहीं ना कहीं से उस एक विश्वास जो लोगों का वोट के प्रति ट्रस्ट था, वो काफ़ी कम हुआ है। इसको काउंटर करने के लिए इस व्यवस्था को पीडीए समाज मुकम्मल कॉन्सेप्ट है, और इससे समाज के लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। 2024 में पीडीए समाज उतना मजबूत नहीं था, उसके बावजूद भी 37 सीट और गठबंधन में 6 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कुल 43 सीटें आईं। और आज तो पीडीए हर घर में, हर गांव में, हर चौराहे पे पीडीए समाज की बात हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि उनके हक अधिकार कौन छीन रहे हैं और कैसे उनको पीछे धकेला जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके, न्यायालयों में न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके तमाम ऐसे जजमेंट्स और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जिसमें जनता का कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा रहा है, और रातों रात बिल पेश किए जा रहे हैं। बिल जो पेश किए जा रहे हैं उसके पीछे भी दुराशय है। जैसे महिला आरक्षण बिल अभी तक प्रभावी नहीं किया गया, और जनता के बीच में ऐसा प्रचार प्रसार किया जाता है कि विपक्ष के पार्टी उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में हम लोग उतर रहे हैं, और तमाम जगहों पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी लोग एक हो जाएंगे, और ये 2027 में उत्तर प्रदेश से इनकी वापसी होगी। और सर, ये जो जिस तरह से देख रहे हैं हम, जो बीजेपी उन सीटों पर भी लगभग जीत जा रही है, लगभग 100+ साफ कर दे रही है, जो सीटें रिजर्व हैं, चाहे वो एससी की सीटें हों या एसटी की सीटें हों, इसका क्या काउंटर है पीडीए के पास में? पीडीए का आप देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है, क्योंकि वो एजुकेटेड है और लोगों के बारे में क्या कहने हैं, किसकी सर्टिफिकेट कहाँ से आई है, कौन कहाँ से पास हुआ है, किसके साथ, ये एक बड़ा विषय है जो चल रहा है कई वर्षों से, और सबकी डाउटफुल है। एजुकेटेड आदमी है, उनका विज़न बहुत क्लियर था। उन्होंने लोकसभा में भी प्रयोग किया, और रिजर्व सीट ही नहीं, जनरल सीट पे भी सुरक्षित सीट के व्यक्ति को टिकट दिया, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। तो प्रयास यही है कि पीडीए समाज, जो इस देश की 90% की आबादी है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, और ये तानाशाही और अत्याचारी और न्यायकारी जो सरकार है, इसको पीछे धकेलने का काम करे, जिससे कि हमारा जो वेलफेयर स्टेट है वो मुकम्मल है, जो भारत के संविधान निर्माताओं ने जिसकी परिकल्पना की थी। आप आश्वस्त हैं कि 27 में आप आ जाएंगे सत्ता में? निश्चित रूप से। इसका 24 में एक झलकी एक आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से, और हम लोगों को चूंकि प्रशासन से भी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति भी जागरूक रहना है, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि प्रशासन के लोग, शासन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो राजनीतिक जो अपनी भूमिका में आ रहे हैं,
और उनसे भी हम लोगों को अवेयर होना है कि खाकी वर्दी के पीछे बैठा व्यक्ति खाकी का ही काम कर रहा है या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या जातीय अहंकार में या कहीं से प्रलोभन में या किसी से स्वार्थवश या किसी के प्रभाव में वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से जनता के बीच में भय व्याप्त हो और लोग मताधिकार से अपने वंचित हों। इसके पीछे जो एसआईआर की भी जो भूमिका रही है, ये सरकार चूंकि सबको लाइन में लगाने वाली सरकार रही है, चाहे वो कोरोना का हो चाहे नोटबंदी का हो, और फिर एसआईआर में ये ले आया, ये ऐसे ऐसे लोगों को भी ले आया है, घरों से उठाकर बाहर लाइन में लगाया गया है, जिसमें कि वोट के लिए उनको अपना प्रमाण पत्र देना हो रहा है और पूरी एक अव्यवस्था फैली हुई है। हर एक आदमी जो है परेशान है इस प्रणाली को लेकर, वो भी परेशान है। कई लोगों को ये भी जो कि इलिटरेट या अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं, उनके बारे में उनके लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि एक समझ विकसित की गई है या ऐसी बात बताई जा रही है कि आपका अगर वोट कट जाएगा तो आप नागरिक नहीं रहेंगे इस देश के और बाहर कर दिए जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। लोग सारे बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें अपने संगठनों से और तमाम जो पीडीए प्रहरी के नाम पे उन्होंने जो है प्रत्येक बूथ पे इस तरह का मैकेनिज्म दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वोट बनवा लें और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 27 में आप सत्ता में आ जाएंगे, वापसी कर लेंगे, लेकिन हम पिछले जो रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 2024 के इलेक्शन के बाद में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी स्टेट में कोई इलेक्शन नहीं हारी है। सर, बंगाल उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा था, बंगाल में वो जीत चुके हैं, आसाम में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में वापस आए हैं वो, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि क्या वो उत्तर प्रदेश में ये सब फेल हो जाएंगे ये चीज़ें? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, मैं इसको साथ में और जोड़ देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्लस मनुवादी कॉरपोरेट मीडिया प्लस सेंट्रल एजेंसीज, ईडी, सीबीआई और ये पेड वर्कर जो पोंगाई कर रहे हैं, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं चोंगा पहन के, ये सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से न्यायपालिका की भूमिका आ रही है, ये खास करके वोट्स के नाम पर, एसआईआर के नाम पर, और जो निर्णय आ रहे हैं, ये सब को भी अगर वहाँ से वेव किया जा रहा है तो एक नागरिक के पास, ये नागरिकों के बीच में एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि अगर इस तरह के भी मामलों को अगर न्यायालय से अगर छूट दी जा रही है और छोड़ दिया जा रहा है तो फिर अपराध की श्रेणी कहाँ किस बात पे होगी। तो सवाल यही तो है ना सर, जब आप ये खुद मान रहे हैं कि न्यायालय भी जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, चुनाव आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है, सेंट्रल एजेंसियों की भूमिका संदिग्ध है, मीडिया को आप पहले कह चुके कॉर्पोरेट है, तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम 27 में चुनाव में वापसी करेंगे, उत्तर प्रदेश में पीडीए जीतेगा। कैसे, ये इतने तमाम बैरियर्स के बावजूद आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में लोगों के पास सारी ताकत होती है और वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो भारत का संविधान की जहाँ से शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, लोगों से ऊपर कोई नहीं है। और बड़े बड़े तानाशाह ढह गए जी। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो जितने हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो अत्याचार और पीड़ित हो रहा है वो सारे लोग पीड़ित समाज को बहुत तेजी से मजबूत कर रहे हैं। वेरिएशन इतना ज़्यादा होना है आने वाले समय में जी, जो कई हजारों में होगा। अगर ये लोग दमन भी करते हैं, अगर दमन भी करेंगे तो भी वो वेरिएशन इतना ज़्यादा होगा, डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि वो चुनाव हम लोग निकालेंगे, बहुमत से निकालेंगे आप। और ये जो बैरियर्स हैं वैसे भी आएंगे, पीडीए में क्या वैसी कोई जगह नहीं है, चंद्रशेखर भी है, उनको जगह नहीं है पीडीए में। इसके लिए तो खैर राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेंगे और जनता समझ रही है बी टीम कौन है और कौन लोग बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करते हैं। तमाम तरह के जो लोग फ्रंट में राजनीति में हैं उनके साथ क्या व्यवहार सरकार कर रही है, और जो बी टीम के लोग हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है।
कि उनको प्रोटेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है, उनको कहीं पर भी घटनास्थल पे जाने की अनुमति आसानी से मिल जाती है, जनता सब कुछ समझ रही है। और इसकी जो प्रचार प्रसार है और जो इसके आइडियाज़ का फ्लोट किया जा रहा है, ये बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार जनता के बीच में है। जितने बी टीम के लोग हैं वो एक्सपोज होने वाले हैं। तो बी टीम में कौन कौन है आपके मुताबिक? बी टीम में आप बस इसका सीधा फार्मूला है, हाँ, सीधा और सरल फार्मूला है कि जो इनसे फ्रंट में सामने खड़ा है, हाँ, उसके डैमेज करने के लिए, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो राजनीतिक दल जिसको संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसके ऊपर कई मुकदमे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो लोग सिटिंग मुख्यमंत्री और एक्स सीएम तक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जेल भेजे जा रहे हैं, और उसके बावजूद सैकड़ों मुकदमे होने के बाद, सैकड़ों जांच होने के बाद, कहीं महिला एलिगेशन लगा रही है, उसके बावजूद एक भी मुकदमा नहीं होना और मुकदमों का ट्रायल रोका जाना, ये सब कहीं ना कहीं से प्रथम दृष्टया दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं से मिली भगत चल रही है। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? सभी के ऊपर आप देखिएगा। नहीं, महिला एलिगेशन तो सब पर नहीं लगा रही हैं। महिला एलिगेशन एलिगेशंस तमाम हैं, और बीजेपी के भी आपके लोग हैं उसमें शामिल। तमाम लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब देखने वाली बात है। नहीं, आपने जो महिला एलिगेशन की बात की है, तो ये तो आपका इशारा एक पर्टिकुलर एक शख्स की तरफ जा रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहा है आपका। और चूंकि मैं सियासत में हूँ और चूंकि उसी सीट से मैं आया हूँ, नगीना की सीट से मैं कैंडिडेट रहा हूँ, तो उससे हम लोग आंख नहीं बंद कर सकते कि इस तरह की एलिगेशन आने के बाद आप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, और दलित समाज की बेटी को न्याय के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, और उसके बारे में तमाम स्टेटमेंट्स का आपको खंडन करना चाहिए। अगर वैसी कोई बात नहीं है, अगर कोई कृत्य नहीं किया गया है, तो इसका खंडन करना चाहिए आपको। तो वो तो खंडन कर चुके हैं, वो तो एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं, उसमें दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज कराई है उन्होंने। एफआईआर के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन लगातार चूंकि बयान आ रहे हैं जी, और आप एक संवैधानिक पोस्ट पे है, संविधान की शपथ लिए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है। और उसमें उस पर भी खास करके जब आप दलित समाज से आते हैं और दलित की राजनीति करते हैं, तो दलित की बेटी को न्याय अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसको आप आगे आकर जनता के बीच में अपने आप को साबित करना चाहिए। तो ये तो पीडीए आपस में लड़ गया। नहीं, पीडीए का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है। पीडीए का मतलब सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है वो होता है। अगर व्यक्ति से सियासत अगर कर देखेंगे तो हम लोगों की सोच फिर उस तरह की नहीं बन पाएगी। ये व्यक्ति पे जो आधारित राजनीति है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, व्यक्ति के ऊपर, जैसे आप टर्मिनोलॉजी सुनेंगे कि मोदी जी की सरकार, क्या मोदी जी की सरकार चल रही है? भारत के संविधान जहां लागू है, योगी जी की सरकार, ये टर्मिनोलॉजी मेन स्ट्रीम मीडिया देती है। तो कोई व्यक्ति से नहीं, ये तो आपके लिए भी कहा गया था, अखिलेश की सरकार लाभ इत्तेफाक से नहीं है पिछले 10 सालों से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये टर्मिनोलॉजी ही असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, सरकार, ठीक है, राजतंत्र नहीं, राजनीति, बिल्कुल राजतंत्र नहीं है, बिल्कुल। जी, ठीक। लेकिन ये जो बैरियर्स हैं आपके, मैं फिर भी सवाल पूछ रहा हूँ बार बार आपसे कि पीडीए की जब आप बात करते हैं, तो उस पीडीए में जो पीडीए के खिलाफ भी 2 लोग खड़े हुए हैं खास तौर से। अब एक और थी अनुप्रिया पटेल, क्या नाम उनका, वो भी थी, वो भी छोड़ गई साथ में। फिर चंद्रशेखर हैं, वो अलग हैं। जयंत चौधरी पहले जा चुके हैं बीजेपी के साथ में। उधर फिर ओवैसी एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने। तो इन तमाम अवरोधों के बावजूद आप दावा कर रहे हैं कि हम 27 में वापस आ जाएंगे सत्ता में? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जनता ज्यादा से जुड़ रही है। आप लोकसभा 2024 का चुनाव देखें आप, और जिस तरीके से जनता जुड़ी है, इनको नकार दिया गया है। तमाम शासन प्रशासन के लोग लगे हुए थे और रिजल्ट देखने लायक मिली है आपको, जबकि पीडीए का उस समय स्टार्टिंग फेज था और ये डिक्लाइन है। प्रधानमंत्री जी के इस समय डिक्लाइन चल रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हो चाहे राष्ट्रीय पटल पर हो। कहाँ डिक्लाइन है? वो जीत पे जीत दर्ज करते जा रहे हैं। ये इमोरल जीत है, अनैतिक रूप से अगर जीतते हैं आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसलिए आपको फोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। जीतने के बाद उत्सव नहीं मनाए जा पा रहे हैं
और वहाँ फोर्सेस लगा के उनके जो सच्चाई है और जो सत्यता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप बधाई दे रहे हैं उनको जीतने के लिए। आप ट्रंप साहब का बधाई देना भी एक हास्यास्पद है कि राज्यों के चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति वही ट्रंप आपको नरक वाली देश भी बता रहे हैं, तो कौन सी बात मानेंगे आप? मैं तो शुभा को बताया था शाम को मान लेना जी। बाकी बताइए इंडिया का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? इंडिया का भविष्य भारत में संविधान का राज ले आएगा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जमीन पर लागू कराएगा और देश जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म पे होना चाहिए था वो उसी रास्ते से ही इसका भारत का हल है। और वेलफेयर स्टेट का हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही रास्ते जाता है। लेकिन तो बातें हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही हैं। नहीं, बातें हिंदुत्व को उभार के हो रही हैं। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, नैरेटिव सेट किए जा सकते हैं, परसेप्शन बनाया जा सकता है, लेकिन इस भारत की खूबसूरती यही है कि विविधता वाले देश में जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न तरह के क्षेत्र से आए हुए लोगों के बीच में इतना भाईचारा मजबूत है कि जिसको ये लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, सिर्फ मैं काम भी हिंदुओं के लिए करूंगा। ये तो असंवैधानिक भाषा है और ये दुनिया के किसी और देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ है इस तरह की भाषा नहीं दी जानी चाहिए। और हम लोगों को इस बात पे शर्म है कि इस तरह के लोग भारत के संवैधानिक ढांचा को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो इन्हें आबाद कौन करेगा जब न्यायपालिका खुद कह दे रही है कि जो अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के जो बयान हैं वो किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करने वाले थे, तो फिर शुभेंदु अधिकारी के बयान पे कौन संज्ञान लेगा? देखिए, आप तो जज भी रहे, न्यायपालिका का हिस्सा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं। क्या होगा, भविष्य क्या है, आप बताइए। भविष्य जो तय करेगा वो भारत की जनता तय करेगी और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। संवैधानिक संस्थाएं उस सामाजिक व्यवस्था में मैकेनिज्म कैसे फॉलो करे, इसलिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल जब लॉस हो रहे हैं या वो गिर रहे हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है, ये फिर जनता ही ठीक करेगी इसको। और जनता अपनी चीख पुकार अब शुरू हो चुकी है। तमाम इंटेलेक्चुअल सरेंडर कर रहे हैं अपने पुरस्कार। तमाम वर्ल्ड में आपकी गिनती कहाँ पे हो रही है, रैंकिंग पे आप कहाँ जा रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस पे आप कहाँ पे जा रहे हो दुनिया के पटल पे, ये पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है कि आप कैसे विश्वगुरु बनते जा रहे हो। जहाँ आपकी कंट्री में 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो अनाज पे जीवित रह रहे हैं। ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। चूंकि अभी भारत के संविधान को लागू हुए कुल 76 वर्ष होने को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक अवस्था चल रही है और ये जो सामंती और जो कॉरपोरेट थी जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, बड़े बड़े देशों में, आसपास के देशों में बदलाव हुए और तमाम तरह के व्यवस्था बदल गई। तो जब जनता जग जाएगी, पूरी तरीके से जागरूक हो जाएगी, तो ये उखाड़ फेंकेगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि बंगाल की जनता जागरूक हुई और उसने ममता को उखाड़ फेंका? नहीं, मैं बताया कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ी। उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यायालय के निर्णय, प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे लोग मिलकर लड़ रहे हैं, पूरी मीडिया लगी हुई है, उसके बावजूद ये रिजल्ट आया है। और जो हो रहा है बंगाल में जिस तरीके से और जिस तरीके से रोकने की कोशिश हो जा रही है, निश्चित रूप से बल का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सही बात को दबाना हो। सही बात कहने के लिए, सत्य बात कहने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन आप इतने सारे अवरोध आप बता दे रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के साथ में, फिर आप दावा करते हैं कि हम उसके बावजूद मैं फिर कहूंगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सारी ताकत हम भारत के लोग में ही चली आती है। और जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, संवैधानिक चेतना बढ़ रही है, भारत के संविधान के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, उनके हक अधिकार को डिस्कस किया जा रहा है, उससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है और यही इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। अच्छा, आप बताइए, अब दलितों का लीडर कौन है, चंद्रशेखर या आकाश आनंद? नहीं, दलितों का लीडर ये व्यक्ति में फिर आप दलित का लीडर मतलब किस तरह के लीडर, पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं? पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर के रूप में ये कैसे पेटेंट करा सकते हैं कि यही दो लोग केवल सियासत कर सकते हैं? ये कैसे पेटेंट हो सकता है? कोई कॉपीराइट लेके बैठा हुआ है क्या?
या बाई बर्थ लेके अगर आप आए हो सर्टिफिकेट की जो दलित है वो दलितों के लीडर बात उनके पास करेगा। में जनाधार है उनका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो गुरु रहे ज्योतिराव फुले साहब रहे, वो तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नहीं थे। जी। गौतम बुद्ध को पहले गुरु थे, वो तो नहीं थे। संत कबीर तो दलित नहीं थे। तो आप ये जो टर्मिनोलॉजी सेट की जाती है कि जिस जहां से आप पैदा हुए हो उस जाति के आप नेता बनते हो, ये एक सामाजिक विभाजन का इस देश में सबसे बड़ा कारण है। और इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जातियों के नेता बना दिए गए, जिससे कि मनुवादी ताकतें और बढ़ गई हैं। और जो जाति के आधारित राजनीति कर रहा है वो आधुनिक मनु उसको मैं कहता हूं। हमारे जिले बिजनौर में 34 बोर्ड लगे हैं, एक जाति के आगे द ग्रेट लगाया गया है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि जब अपनी जाति के आगे अगर द ग्रेट लगाओगे तो दूसरी जाति के ऊपर फिर क्या कह रहे हो आप? उसको आप नीचा मान रहे हो, वो क्या ग्रेट नहीं है? तो जातीय भेद को बनाते हो और अंबेडकर की बात करते हो, तो जय भीम इससे मजबूत होगा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जाति क्या थी? उनको 76 सालों में इस देश में दलित नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। और नतीजा क्या निकला? क्या तो मैं आप उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित नेता थे? मेरा प्रश्न है। तो इस तरह का जो प्रश्न है कि ये बनेंगे दलित नेता कि वो बनेंगे, मेरे हिसाब से असंवैधानिक। उनके पास में जनाधार है, उनके पास में राजनीतिक दल है, और वो राजनीतिक दल क्या किसी जाति के नाम पर है? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। जाति आधारित अगर राजनीति करनी है आपको तो संवैधानिक दायरे में उसको इजाजत नहीं मिल सकती। और जो लोग इस तरीके के शॉर्टकट्स में आ रहे हैं वही समाज को विभाजित कर रहे हैं। आप जातीय वैमनस्यता पैदा कर रहे हो, उस समाज में दो जातियों को आपस में कन्फ्रंट कराने का काम करते हो। तो फिर तो जो आप जिस पार्टी से जुड़े हैं उन्होंने पीडीए बनाया वो है, सामाजिक तो न्याय की बात करते अच्छा। हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये खूबी है कि कभी भी वो जाति पे आधारित उनकी एक भी टिप्पणी आप नहीं देख पाएंगे। न कोई जाति के आगे द ग्रेट का कॉन्सेप्ट है। जो भी समाजवादी होगा वो जाति की बात कर ही नहीं सकता। और उनकी ब्यूटी है जो निजी जीवन में अंतरजातीय विवाह किए हुए हैं, निजी जीवन में। ये एक जनता को मैसेज है कि कितने बड़े समाजवादी हैं, घर के अंदर तक समाजवाद है। तो इससे जातीय भेद बहुत मिट जाएगा, निश्चित रूप से मिटेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स हैं इस पर। हाँ। जब आप जातियों का समावेश, जब एक जाति को मजबूत बताओगे तो दूसरा जाति ऑटोमेटिकली कमजोर हो रहा है। और जातियों के नेता आपकी आबादी हो सकती है कि आपकी जाति की आबादी हो, तो उससे क्या भारत विकसित बनेगा? हमारा भारत में संविधान का राज्य बनेगा? यह सोचने वाली बात है। और ऐसे जो ये आधुनिक मनु, उनको मैं कहता हूं, वो मनु नहीं है जो ब्राह्मणिज्म पे आधारित है। ये आधुनिक मनु है जो अपने जाति के आधार पर भारत की सियासत को मजबूत कर रहे हैं और अपने आप को टिकाऊ करने के लिए जाति वैमनस्यता को फैला रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आप ने बंगाल की जीत को मीडिया की, कॉरपोरेट की और चुनाव आयोग की, इन सब की धांधलेबाजी बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये संविधान की जीत है। आप कैसे संविधान में प्रधानमंत्री जी का यकीन कहाँ है? हाँ। संविधान पे यकीन तो है, वो सजदा करते हैं संविधान को। संविधान की लोग शपथ लेते हैं। हाँ। और उस देश में, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश में शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है, शेड्यूल ट्राइब की स्थिति क्या है, मुस्लिम समाज की स्थिति क्या है, सिख समाज की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, वो तो एक हेजेमनी बनानी है, पैट्रियार्कल। उस सेटअप को ये लोग मजबूत कर रहे हैं। और जो भारत के संविधान जितने रास्ते खोले थे, जिसने रोशनी दी थी मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कर्टेल किए जा रहे हैं। स्कूल्स, 93,000 स्कूल्स इस मुल्क में बंद कर दिए गए। तो भारत के संविधान तो आपको देता है इजाजत की प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन करिए, राइट टू एजुकेशन के नाम पे तमाम लॉज हैं। लेकिन आप भारत में एक आप सर्वे कराओ आप इसकी कि क्या EWS वाले बच्चे जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है, मैं आपको दावा के साथ ये बात कह रहा हूँ, आप किसी भी स्कूल का परीक्षण कराइए और 100% रिजल्ट निकालिए, उसमें आपको एक भी स्कूल शायद नहीं मिलेगा पूरे भारत में जो उस अधिनियम को फॉलो करता है। हमारे मुद्दे अब हिंदू मुस्लिम हो गए हैं, जाति और धर्म हो गए हैं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में मुद्दों की बात होती है, सड़क, बिजली, पानी, ये गौड़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, उससे हटके हम लोगों को पीछे ले जाया जा रहा है। 1950 से पहले की व्यवस्था लागू किया जाना, इन लोग ऐसा मानते हैं। आप आश्वस्त हैं 27 को लेकर? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, आशावादी होते हैं अम्बेडकरवादी। तो आपने बातचीत देखी, जस्टिस मनोज कुमार जब हमसे बातचीत कर रहे थे, नगीना लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2024 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन बदकिस्मती रही कि चुनाव नहीं जीत पाए। अब फिर से आश्वस्त हैं 2027 को लेकर, और जो कह रहे हैं कि 27 में पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बनेगी क्या नहीं बनेगी इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, लेकिन 27 ही बताएगा कि कौन उत्तर प्रदेश को संभालेगा।